हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत है। कोजेंट आईएएस में हम कर रहे हैं पॉलिटी का एक क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रखे हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमने बात की है आर्टिकल 18 तक। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट टू फ्रीडम के बारे में, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जो भारत के संविधान में आर्टिकल 19 से 22 तक दिया हुआ है। उसमें भी हम सब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 19 के बारे में, सभी नागरिकों को मिलने वाली वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करेंगे। हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के मूल तत्व क्या होते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में किस किस तरह की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं और उन स्वतंत्रताओं पर किस किस तरह से लिमिटेशंस लगाई गई है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ना कि आर्टिकल 19 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको पढ़ने के बाद पता लग जाएगा कि कैसे आर्टिकल 19 व्यक्ति की गरिमा और उसका जो सर्वांगीण विकास होता है उसमें कैसे हेल्प करता है। आर्टिकल 19 उसके हम बात करेंगे। देखिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में आर्टिकल 19 कैसे हेल्प करता है, कैसे उसका राजनीतिक आर्थिक विकास करने में हेल्प करता है, कैसे उसका आध्यात्मिक विकास करने में हेल्प करता है, किस किस तरह से स्वतंत्रताएं उसको डेवलप होने में, विकसित होने में हेल्प करती हैं, उसकी आज हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 19 कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है, स्वतंत्रता के अधिकार की इसमें बात की जाती है। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की बात करता है। कौन कौन से 6 अधिकार हैं उनकी बात करते हैं। ये हैं मूल रूप से आर्टिकल 19 में देखिए 7 अधिकार दिए गए थे। 7 अधिकारों की बात करते थे आर्टिकल 19 में हम पहले, लेकिन अभी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है और हटाकर उसको कहाँ रखा गया है, आर्टिकल 300A के अंतर्गत उसको रख के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को, जो पहले मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार था, अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 300A में इसको रख दिया गया है। जो अब बचे हुए 6 अधिकार हैं आर्टिकल 19 में, अब हम उनकी बात करते हैं। पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे शांतिपूर्ण और निर्हथियार सम्मेलन से कैसे कर सकते हैं, बिना हथियारों के आप सम्मेलन का अधिकार कैसे आपको दिया गया है। संगम और संघ यानी सहकारी संस्था बनाने के अधिकार की बात करेंगे भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध रूप से संचरण का अधिकार, आप कहां बस सकते हैं, कहां जा सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का जो अधिकार है वो दिया गया है। कोई वृत्ति, कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने से रिलेटेड कोई भी जो आपको अधिकार मिला हुआ है उसकी हम बात करेंगे। तो इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल कौन कर सकता है। देखिए, ये जो 6 अधिकार हैं, इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में कर सकते हैं, ना कि निजी मामले में आप कर सकते हैं। केवल नागरिकों को, विदेशी और कानूनी लोगों जैसे कंपनियों, परिषदों के लिए मिला हुआ है, केवल नागरिकों को मिला हुआ है, इनको ये नहीं मिला हुआ है। तो राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में वर्णित आधारों पर उचित प्रतिबंध भी लगा सकता है। देखिए, आपकी जो स्वतंत्रताएं हैं, आपको जो फ्रीडम मिली हुई है उसकी एक लिमिट होती है। वो फ्रीडम आपकी तब तक काम करेगी जब तक वो दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसको आहत ना करे। तो इस पर प्रतिबंध भी लगे हैं, लिमिटेशंस भी लगी हुई हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रता है, कैसे लिमिटेशंस के जो आधार हैं उनकी बात करेंगे। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि कोई भी आर्टिकल जब संविधान के अंदर दिया हुआ आता है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी समय समय पर व्याख्या करता है और व्याख्या करके उसको एक्सप्रेस करता है, उसको बढ़ा देता है, उसका रियल मीनिंग समझाने की कोशिश करता है कि ये एग्जैक्टली जो चीज है ये इसका मतलब है, उसको डिफाइन करता रहता है समय समय पर जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं। तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को शामिल किया है। जैसे कहते हैं कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बताता है कि देखिए आपको क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं।
आर्टिकल 19(1) आर्टिकल 19(1) में कह रहा है विचार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो आपको अधिकार मिला हुआ है, उसमें आपको अधिकार मिला है कि आप अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों को भी प्रसारित करने का आपका अधिकार है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपको मिला है कि आप बोल सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, आप चुप रह सकते हैं, किसी दूसरे की बात को आप बोल सकते हैं, किसी दूसरे के विचारों को भी आप प्रसारित कर सकते हैं, ये मिला हुआ है आपको अधिकार। तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता की बात की है, व्यवसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, आप बिजनेस करते हैं किसी तरह का तो आप अपने ऐड दिखा सकते हैं, लेकिन किसी का फोन टैपिंग आप नहीं कर सकते, फोन टैपिंग के विरुद्ध इसमें अधिकार दिया हुआ है। प्रसारित करने का अधिकार, यानी सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है पर कोई भी एक अधिकार नहीं है किसी का। साथ ही बात करेगा कि आर्टिकल 19 में आपको मिला है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी राजनीतिक दल, संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ आपको अधिकार है। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का आपका अधिकार है, सरकार क्या क्या कर रही है, शांति का अधिकार है, अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ अधिकार है, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का आपको अधिकार नहीं है। आप अपना प्रदर्शन कीजिए, विरोध जाहिर कीजिए, लेकिन आप हड़ताल मत कीजिए, ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे देश को नुकसान पहुंचे। तो इस पर किस तरह का प्रतिबंध लग सकता है? आर्टिकल 19(1) में आपको जिस जिस तरह के अधिकार मिले हुए हैं वो बातें हमने की। अब इस पर प्रतिबंध कैसे लगेगा, उस प्रतिबंध की बात कर लेते हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता को अगर किसी तरह का कोई खतरा पहुंचेगा तो आपकी वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता मिली है उसको आपको लिमिट किया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा को अगर किसी तरह का खतरा पहुंचेगा तब उसको लिमिट किया जा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अगर आपने स्थापित किए, सार्वजनिक आदेश, शिष्टता, नैतिकता, न्यायालय की अवहेलना अगर आप करेंगे, किसी तरह की मानहानि होगी, अपराध में अगर किसी में आप संलिप्त हैं, तो इस आधार पर जो आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं, उस पर लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं। आगे कहता है वाक और अभिव्यक्ति, आगे कह रहा है सभी नागरिक बिना हथियारों के शांतिपूर्ण संगठन ढंग से संगठित होने का अधिकार है कि आप बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से संगठित हो सकते हैं। ये आर्टिकल 19(2) में ये बात कही गई है, ये 1 में कही है। ठीक है, सार्वजनिक सभा कर सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, जुलूस निकालने का आपके पास अधिकार है। केवल सार्वजनिक भूमि पर आप ऐसा कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से और बिना हथियारों के आप ऐसा कर सकते हैं। हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन, सार्वजनिक शांति भंग करने का कोई अधिकार आपको नहीं है। हड़ताल करने का भी अधिकार आपके पास नहीं है, आप किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे इस पे उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन जो आपको जिस चीज की मनाही है उसके लिए तो सीधी पनिशमेंट है ही, लेकिन अगर आपको स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं उस स्वतंत्रताओं पर आप किस तरह से प्रतिबंध लगा सकते हैं उसकी बात कही है कि देखिए भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक आदेश, अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता को किसी भी तरह की हानि पहुंचती है, सार्वजनिक आदेश जारी हुआ है कि आप इस तरह की जो है सम्मेलन नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं करेंगे। ये धारा 144 बहुत ही पॉपुलर है, आपने सुना तो होगा ही। धारा 144 क्या है? आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, इसमें मजिस्ट्रेट एक सभा, बैठक या जुलूस को रोक सकता है। कोई मजिस्ट्रेट मानव जीवन के लिए अगर किसी तरह का कोई खतरा हो रहा है, स्वास्थ्य या सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़कने के आधार पर ये मजिस्ट्रेट ये इस पर लिमिटेशंस कर सकता है, इसको बंद कर सकता है कि आप एक सार्वजनिक क्या नहीं कर सकते, आप एक संगठन नहीं बना सकते, एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। अब आगे कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पीनल कोड की धारा 141 क्या कहती है। अभी हम बात कर रहे थे आर्टिकल 144 के बारे में, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 141 के बारे में। आर्टिकल 141 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है, देखिए आर्टिकल 144 में तो कह रहा है कि मजिस्ट्रेट इसको बंद कर सकता है। किस आधार पर? मतलब कोई बैठक है, कोई सभा है, कोई जुलूस को रोक सकता है मजिस्ट्रेट। किस आधार पर? मानव जीवन के लिए अगर कोई खतरा उत्पन्न हो तो उसको रोक सकता है, स्वास्थ्य के आधार पर रोक सकता है, सुरक्षा के आधार पर रोक सकता है, सार्वजनिक जीवन में अगर किसी तरह कोई व्यवधान हो रहा है, कोई दंगा भड़कने की अगर कोशिश हो रही है तो उसको ये रोक सकता है। धारा 144 की बात कही गई है। अब देखेंगे धारा 141 में क्या बात कर रहा है, 141 धारा में क्या बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर 5 या उससे अधिक व्यक्ति संगठन बनाते हैं, कानूनी हो सकता है, ये जो संगठन है वो गैर कानूनी हो सकता है। कैसे? किसी भी कानून या कानून की प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध करना, किसी व्यक्ति की संपत्ति पर जबरन कब्जा करना,
किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, किसी व्यक्ति के गैर कानूनी काम करने के लिए मजबूर किया जाए अगर किसी व्यक्ति को, या सरकार या उसके कर्मचारियों को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाया जाए, तो इस आधार पर आर्टिकल 41 में क्या होगा कि संगठन बनाना एक गैर कानूनी काम हो सकता है, इसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। तो ये था आर्टिकल 19(2). अब करेंगे आर्टिकल 19(3) में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 19(3) में कहता है कि संगम या संघ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देश की एकता और अखंडता में बहुत ही सूक्ष्म सा एक रिलेशन होता है। सूक्ष्म सा रिलेशन होता है कैसे कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, आप अपनी बात को रखिए, आपको क्या कहना है आप अपने विचारों को रख सकते हैं, लेकिन आप दंगा भड़काने का आपको परमिशन नहीं है। आप ऐसी कोई भी बात नहीं कहेंगे जिससे दंगा भड़के। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां लिमिट हो जाती है कि जब आप कोई भाषण दे रहे हैं, कोई बात रख रहे हैं आप अपनी सार्वजनिक मंच से, तो दंगा नहीं भड़कना चाहिए। दंगा भड़केगा तो आपको वहां रोक दिया जाएगा। संगम, अब कह रहा है आर्टिकल 19(3) के बारे में। आर्टिकल 19(3) में कहता है संगम या संघ बनाने का अधिकार होता है। आर्टिकल 19(3) में सभी नागरिकों को संगम, संघ या सहकारी समिति के गठन का अधिकार देता है। लोग सहकारी समितियां बनाकर अपना काम करते हैं। गठित करने का अधिकार, क्या क्या और गठित कर सकते हैं आर्टिकल 19(3) में, संगम बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, सहकारी समिति आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप कोई राजनीतिक दल बना सकते हैं, कोई कंपनी बना सकते हैं, साझेदारी फर्म बना सकते हैं, समितियां बना सकते हैं, कोई क्लब बना सकते हैं, कोई संगठन, कोई ट्रेड यूनियन या लोगों की अन्य कोई इकाई आप बना सकते हैं। ठीक है। संगम या संघ को नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार आपको मिलता है। संगम या संघ के गठन या उसमें शामिल होने का जो नकारात्मक अधिकार है उसको भी शामिल किया गया है। अब इस पे उचित प्रतिबंध भी लगते हैं। अगर आप कोई संगठन बना रहे हैं, आप कोई राजनीतिक दल बना रहे हैं, आप कोई कंपनी बना रहे हैं, तो इस पे भी प्रतिबंध लगेंगे। प्रतिबंध का आधार होगा कि यदि भारत की संप्रभुता और अखंडता को किसी तरह का कोई खतरा पहुंचता है तो इसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। सार्वजनिक आदेश भी आ सकता है कि इसको बंद कीजिए, नैतिकता के आधार पर इसको बंद किया जा सकता है। संगम की जो स्वीकारोक्ति है, मान्यता प्राप्त करने का जो मूल अधिकार है वो नहीं है। ट्रेड यूनियन के लिए उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था कर दी है कि मोल भाव या सौदेबाजी का कोई अधिकार नहीं है, हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उपर्युक्त औद्योगिक कानून के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें कह रहा है कि देखो, तालाबंदी करने का अधिकार, आप स्क्रीनशॉट लिया आपने, तालाबंदी करने का भी अधिकार आपको नहीं दिया गया है। देखो, जैसे अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अभी वर्तमान समय में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है, तो स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या हो रहा है कि आपको दिया गया है कि आप अपनी बात को रखिए, ना कि दंगा फैलाइए। तो आज के टाइम पे क्या, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो इससे दंगा फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न कर देती है। इससे क्या होता है कि ये है तो व्यक्ति के विकास के लिए, लेकिन सामाजिक अव्यवस्था इससे फैल जाती है। अब इस पे उचित प्रतिबंध कौन कौन से लगाए जाते हैं। आपको अधिकार दिया गया है दल बनाने का, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि एक इस तरह की मेंटालिटी के लोगों को कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे क्या सामाजिक दंगे फैलाने का आप काम करते हैं। उचित प्रतिबंध इस पे कैसे लगाए जाते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अगर कोई किसी तरह कोई खतरा पहुंचता है, सार्वजनिक आदेश के माध्यम, अच्छा ये तो हो गया। तालाबंदी करने का भी आपको अधिकार नहीं है, आप तालाबंदी नहीं कर सकते। देश को किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, बस इसका मेन पर्पस है ये। उसके बाद है आर्टिकल 19(4) में कह रहा है कि अबाध संचरण का आपको अधिकार है। भारत की एकता और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देती है। देखिए, आप भारत, जैसे अमेरिका में क्या होता है कि अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना होता है तो आपको वहां का पासपोर्ट लेना पड़ता है, मतलब पासपोर्ट लेना पड़ता है, वीजा लगवाना पड़ता है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप
जम्मू कश्मीर में भी रहते हैं तो आप कन्याकुमारी में, नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में, या फिर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, किसी भी स्टेट में जाके बस सकते हैं। सो ये हमें दिखाता है कि हम भारतीय हैं, हम भारत के लिए पूरा, भारतीयों के लिए पूरा भारत खुला हुआ है। एकता की जो भावना है, राष्ट्रीयता की, हमारा पूरा एक राष्ट्र, इस तरह की भावनाओं को इसमें बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अब इस पे भी उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आम जनता का हित, किसी अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण करना हो। उच्चतम न्यायालय क्या कहता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर वैश्य के संचरण के अधिकार पर प्रतिबंध किया जा सकता है। आंतरिक स्वतंत्रता के नाम पर क्या हो सकता है कि आंतरिक स्वतंत्रता में देश में निर्वात संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है, और आर्टिकल 21 में क्या दिया हुआ है, बाहरी स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता आर्टिकल 19 देती है, और देश के बाहर अगर आपको घूमना है तो ये बात हम करेंगे आर्टिकल 21 में। अब बात करेंगे निवास करने का जो अधिकार है वो क्या है। 1950 आर्टिकल 19(5) में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि देश के कई हिस्सों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु अपने नियम और कानून बनाने का अधिकार है, निवास करने का अधिकार, घूमने का अधिकार है। निवास करने का अधिकार और घूमने का अधिकार एक दूसरे का पूरक है। अगर आप कहीं घूमने जाएंगे तभी तो आप वहां पे निवास करेंगे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेसिकली क्या है, मतभेद और भिन्नता होना आवश्यक है इसमें। ठीक है, अब निवास करेंगे, आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो ये क्या है, एक दूसरे का पूरक इसमें दिखाता है, एक दूसरे का पूरक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अगर हम बात करेंगे, देखिए हम बात कर रहे थे कि भीड़ बढ़ती जा रही है, दंगे फैलते जा रहे हैं। हालांकि ठीक है, स्वतंत्रता आपको ये देती है कि मतभेद हो, आप अपनी बातों को रखें, आप अपना, आपका जो मत हो सकता है वो सबसे अलग भी हो, लेकिन इसका क्या है कि मिसयूज को बेसिकली रोकना है। तो यहाँ जब हम एक जगह से दूसरी जगह घूमने जा रहे हैं, वहां पे निवास कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरह की अशांति हम क्रिएट कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अशांति फैलाने का अधिकार आपको नहीं मिला है। अगर मिलता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर क्या है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। अब व्यापार या कारोबार करने का जो अधिकार आर्टिकल 96 में दिया हुआ है, सभी नागरिकों को किसी भी पेशे में को अपनाने, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का पेशा अपना सकता है। देखिए हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी में, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि वो एक विविधता में हम देख रहे थे कि कैसे गरीबी और अमीरी का अंतर हुआ, इनइक्वालिटी समाज में कैसे आई। वहां पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ था कि कुम्हार का बच्चा मिट्टी के बर्तन बना के बेचता है, तो उसकी जो आय है वो कम ही रहेगी, और उसको अपनी जाति से निकलकर दूसरा कोई भी व्यवसाय चूज करने का ऑप्शन नहीं था। बट भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की बेसिकली यही तो ब्यूटी है। ये हमें कहते हैं कि सभी नागरिकों को किसी भी पेशे को अपनाने, व्यवसाय करने और व्यापार शुरू करने का अधिकार है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है, यह जीवन निर्वाह हेतु आय से संबंधित है। राज्य कब सशक्त हो सकता है, किसी पेशे या व्यवसाय के लिए आवश्यक व्यावसायिक तकनीकी योग्यताओं को जरूरी ठहरा सकता है। किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से यह जारी कर रख सकता है। राज्य को अपने अधिकारों को सही ठहराने की आवश्यकता, एक अधिकारों को सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है। इस अधिकार में ऐसा पेशा या व्यवसाय या व्यापार शामिल नहीं है जो अनैतिक या खतरनाक है। राज्य इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है या संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है, तो गाइज दिस इज, अभी हम बेसिकली देख सकते हैं कि लोकतंत्र के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए लोकतंत्र में मतभेद हो सकता है, असहमति हो सकती है, आप दुनिया में सबसे अलग राय रख सकते हैं या फिर किसी को टोक सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक पार्ट है, ये पार्ट है कि लोकतंत्र की ब्यूटी है जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। सो गाइज दिस इज द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16। इसमें हम इतनी ही बात करेंगे। जुड़े रहिए कोजेंट IAS के साथ, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।